तो देखो मैम ऐसा नहीं होता, टीचर बिना पढ़ाई भी रहते हैं हमारे स्कूल में, बिस्कुट खाते हैं, आते हैं और बात करके चले जाते हैं। हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चलो अभी हम लोगों को हर्ष बताएंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर होता क्या है, हम इस चैप्टर में क्या मैम तो क्या कर। हमारा स्टार्ट भी नहीं हुआ, मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, हमारा स्टार्ट नहीं हुआ अभी। बायोटेक्नोलॉजी तक ही हमारा फिनिश हुआ अभी। अच्छा बायोटेक तक ही फिनिश हुआ है, कौन बताएगा? एक छोटा सा हमारा भी स्टार्ट नहीं हुआ। 2 मिनट का बस, बताओ। के फोर कशिश ना, बोलो गनिका। ऑर्गेनिज्म मतलब तो मतलब हम पॉपुलेशन का मीन मतलब हम पॉपुलेशन का मतलब जैसे बर्थ रेट, सेक्स रेट, मतलब हम पॉपुलेशन बढ़ना उस चीज के बारे में है, इसमें इकोसिस्टम के बारे में है कि हम उस चीज को कैसे मैनेज करके चलते हैं। तो देखो एक ये चैप्टर ये है कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। जैसे कि हम सब क्या है, हम सब भी एक ऑर्गेनिज्म ही है ना। तो हम ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर मैं किसी भी एक इकोसिस्टम की बात करती हूँ, तो किसी भी इकोसिस्टम में दो चीजें हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज एबायोटिक फैक्टर्स और एक होते हैं बायोटिक फैक्टर्स। हम सब किस कौन से फैक्टर्स में आते हैं? बायोटिक बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक। बायोटिक। एयर है, वाटर है और सनलाइट है, टेम्परेचर है, माउंटेन्स है, ये सारी चीजें क्या है? ए बायोटिक फैक्टर्स। फैक्टर। तो मेरे को इस चैप्टर में सबसे पहले ये पढ़ना है कि कौन कौन से मेरे आसपास एबायोटिक फैक्टर्स हैं। अगर उन एबायोटिक फैक्टर मतलब पहले तो ये देखना है कि वो एबायोटिक फैक्टर्स मुझसे कैसे रिलेट कर रहे हैं। वाटर कैसे मेरे को हेल्प कर रहा है, टेम्परेचर कैसे मेरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, लाइट कैसे मेरी बॉडी को अफेक्ट कर रही है। पहले तो मुझे समझना है सारे ऑर्गेनिज्म लेवल पे, फिर पहले ऑर्गेनिज्म लेवल समझ के मुझे पूरी पॉपुलेशन लेवल पे समझना है उन चीजों को। फिर पॉपुलेशन लेवल समझने के बाद मुझे उन सारी चीजों को कम्युनिटी लेवल पे समझना है। ठीक है, तो उनके ऊपर फिर वही इफेक्ट पड़ना है कि ए बायोटिक फैक्टर कैसे बायोटिक। देखो इंट्रैक्शंस पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इंट्रैक्शन पढ़ते हैं यहाँ पे ए बायोटिक का ए बायोटिक से। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं ए बायोटिक का बायोटिक से, फिर हम पढ़ते हैं बायोटिक का बायोटिक से। ये 3 टाइप के इंट्रैक्शंस हम लोगों को इस चैप्टर में देखने को मिलता है। और किसी भी बायोटिक फैक्टर में अगर मैं बात करूंगी तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल होता है वो होता है ऑर्गेनिज्म। और कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रह रहा होता है उसके प्लेस को बोलता है हैबिटेट, द प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हैबिटेट। और हर एक हैबिटेट में 2 टाइप के फैक्टर्स, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक फैक्टर्स हो गए सारे लिविंग और एबायोटिक में आ गए सब नॉन लिविंग। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। चलो अब इतना क्लियर है तो एक बार जरा अपनी अपनी एनसीईआरटी लेके बैठे हो ना आप साइड में अपना। यस यस मैम। मैम। यस मैम सामने। सामने ही है। अपनी अपनी एनसीईआरटी लाइंस को पढ़ो। और लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब जो हमारा पूरा लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत सुंदर है, अमेजिंग है, ये सब इन्होंने बोला है। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाय इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेसेस एट वेरियस लेवल। मतलब अगर मैं समझना चाहती हूँ कि मेरे आसपास को जो लिविंग वर्ल्ड है वो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो मुझे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुझे अलग अलग लेवल पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं देखूंगी कि उस लिविंग सिस्टम में मैक्रोमोलिक्यूल्स किस किस टाइप के हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स ने मिलके सेल्स बनाए हैं तो किस किस टाइप के हैं। सेल्स ने मिलके टिश्यूज बनाए हैं, ऑर्गन्स बनाए हैं, ऑर्गन से मिलके हमारा पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना है।
फिर जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक कॉमन प्लेस पे रहने लग जाते हैं उसको हम बोल देते हैं पॉपुलेशन। बहुत सारी पॉपुलेशन को हम कंबाइंड फॉर्म में बोल देते हैं कम्युनिटी, और कम्युनिटी से ही हमारे बनते हैं फिर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बनते हैं हमारे बायोम। तो ये वो हमारी सारी चीजें हैं। अगर मैं अपने लिविंग वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना चाहती हूँ तो मुझे सारे लेवल्स को पढ़ना पड़ेगा। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल को पढ़ने के लिए वी कैन आस्क टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हम दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ किसी से भी पूछ सकते हैं। जैसे कि when we hear the bulbul singing every morning in the garden, we may ask how does the bird sings, कि कैसे bird sing करती हैं, वो singing कैसे कर रही हैं जब हम सुनते हैं। और एक क्वेश्चन हो सकता है why, कि मतलब अगर मेरे सामने भी कोई चीज चल रही है तो मेरे मन में दो क्वेश्चन आएंगे कि ये चीज क्यों चल रही है और कैसे चल रही है। जैसे कि अगर कोई सपोज करो कोई एक ऐसा इंडिविजुअल आके बैठ जाए मेरे पास जिसको ऑनलाइन क्लासेस का और लैपटॉप इन सब चीजों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो चीज सो उनके मन में ये चीज आएगा ना कि ऑनलाइन क्लासेस है, इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ उनसे, सब स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से, तो ये कैसे चल रहा है और चल रहा है तो क्यों चल रहा है। दो ही तो क्वेश्चन आते हैं नहीं। हाउ टाइप क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछ रही हाउ, किसी ने मुझसे या सपोज करो आप हो, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों के घर पे मेरी वॉइस जा रही है, आप लोगों के सपोज करो ग्रैंड पेरेंट्स आके पूछ रहे कि ये वॉइस आपकी मैम आपको कैसे पढ़ा रही है, कैसे मैम आपको दिख रही है, तो आप मैकेनिज्म बताओगे ना कि मैम ने एक गूगल मीट ज्वाइन किया हुआ है, गूगल मीट से मैम हमें दिख रही है, वो पढ़ा रही है, उन्होंने स्क्रिप्ट बताओगे ना, मैकेनिज्म बताओगे, राइट। और अगर क्वेश्चन पूछे वाई की ये क्लास क्यों चल रही, तो वाई में आप उसके पीछे का रीजन बता दोगे, बिकॉज हम लोगों का नीट एग्जाम है, नीट एग्जाम के लिए मैम हम लोगों को प्रिपेयर करा रही है। तो दो क्वेश्चन होता है हाउ एंड वाई। हाउ में हम मैकेनिज्म बताते हैं और वाई में हम उसका रीजन बताते हैं, ये चीज है सिर्फ। तो यहाँ पे अगर बर्ड सिंगिंग कर रही है तो सिंगिंग का रीजन, हाउ का मतलब हो गया कि उसकी वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड से हमें उसकी वॉइस सुना दे रही है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि वो क्यों कर रही है ये चीज, क्योंकि वो उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन है ना, उसी के थ्रू वो बात करती है। बर्ड्स नीड टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। When you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both type. अगर आपके सामने कोई भी साइंटिफिक चीज आ जाए, कोई भी साइंटिफिक फॉर्मूला या कोई प्रोसेस आ जाए, तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके माइंड में हमेशा आते ही आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये तो थी कहानी कि हम लोगों को कोई भी चीज देखते हैं तो हमारे सामने, जैसे कि पूरा हमारा लिविंग वर्ल्ड है, तो हमारे माइंड में चीज क्वेश्चन आना चाहिए ना कि हमारे इतनी सारी रिवर्स है, टेम्परेचर है और एयर है, वाटर है, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को कैसे रेगुलेट कर रही हैं। अगर इनके अंदर कोई चीज, अगर इनके अंदर कुछ थोड़ा भी चेंजेस होता है तो हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, क्यों इफेक्ट पड़ रहा है और कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। दो क्वेश्चन आ सकते हैं ना हमारे माइंड में कि अगर मेरे आसपास के एबायोटिक कंडीशंस चेंज हो जाएं तो मेरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, कैसा इफेक्ट पड़ेगा और क्यों पड़ेगा, आएगा ना क्वेश्चन। Yes, ma'am. इकोलॉजी को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे। तो पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी आपका डील करती है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी से। क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि किसके साथ डील करती है, इट डील विद फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। अब क्वेश्चन पूछो जरा यहाँ पे, मैम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का मतलब क्या है। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का मतलब ये है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का कोई टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने आसपास का, तो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, वहां से माइग्रेट हो सकता है ना। मतलब अपने लेवल पे ऑर्गेनिज्म क्या क्या करेगा, अगर उसके एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा तो माइग्रेशन दिखा सकता है, या अपने आप को इस एनवायरनमेंट में छुपा सकता है, सस्पेंशन दिखा सकता है, या फिर अपने आप अंदर अडेप्टेशन कर सकता है। ये तीन ही तो पॉइंट्स कर सकता है ना एक ऑर्गेनिज्म।
पूरी अगर सपोज करो कि पूरी एकदम से पूरी पॉपुलेशन तो माइग्रेट नहीं हो सकती, पूरी की पूरी पॉपुलेशन अपने अंदर एडेप्टेशन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ना। यस तो मैम। तीनों पॉइंट कहाँ पे अप्लाई होंगे, सिर्फ हमारे ऑर्गेनिज्म लेवल पे। और अगर मैं पॉपुलेशन लेवल पे बोलूंगी तो पॉपुलेशन लेवल पे अगर कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो उससे मेरे को पॉपुलेशन पे कैसे चेंज मिलेगा, उसका बर्थ रेट कम या ज्यादा हो सकता है, डेथ रेट कम ज्यादा हो सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, यही तो पढ़ेंगे ना। तो अगर मैं ऑर्गेनिज्म लेवल पे पढ़ूंगी तो मैं माइग्रेशन पढ़ूंगी, सस्पेंशन पढ़ूंगी, एडेप्टेशन पढ़ूंगी, ठीक है। या फिर Yes, ma'am. यहाँ पे एक और पॉइंट भी छोटा सा ऐड कर लो जिससे आप लोगों को और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा कि हाउ ऑर्गेनिज्म बिहेव टू इट्स आउटर इन्वायरमेंट, कि कैसे हमारे ऑर्गेनिज्म अपने आउटर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। सिंपल। चलो वापस एनसीईआरटी पर। इकोलॉजी को अगर हम ऑर्गेनिज्म लेवल पे देखें, इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे अभी लिखवा दिया है, which try to understand, जो ट्राई करती है अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर अडेप्टेड, कैसे ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर अडेप्टेशन किया है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट, इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल, मतलब सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव नहीं करना है, अपनी स्पीसीज को भी आगे बढ़ाना है, ये नहीं कि खुद ही रहना है, उनकी आने वाली जो स्पीसीज है ना उनके अंदर भी वही अडेप्टेशन होनी चाहिए। इस वे में ऑर्गेनिज्म का हमें अडेप्टेशन समझना है। You may have learned in earlier classes how the rotation of our planet around the sun and tilt of its axis cause annual variation in the intensity and duration of temperature resulting distinct season। अब ये लाइन हम लोगों को क्या समझा रही है यहाँ पे, कहां से कहां तक, ये अब आप लोगों को पता है एक छोटा सा पॉइंट है जो आप लोग उसमें एसएसटी में आप लोग क्लियर नहीं आ रही बेटा, सबके साथ वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? यस No, मैम। ma'am. कभी एक सेकेंड होल्ड करना, एक सेकेंड। यस मैम। अभी बताना, अभी वॉइस प्रॉपर है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम, प्रॉपर है वॉइस। चलो, तो हाँ मैं क्या बता रही थी बच्चे, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि हमारा सन होता है और सन के चारों तरफ हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है। इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है ना आप लोगों ने? यस मैम। Yes, ma'am. ऐसे ही होता है। तो अभी सपोज करो, ऐसे समझाती हूँ, ये मेरा जो पेन है, ये मेरा क्या है, सन है, और ये मेरा हैंड क्या है, अर्थ है। तो अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ, तो अर्थ रिवॉल्व करता है, तो अर्थ मतलब अपनी मतलब इसके चारों तरफ भी रिवॉल्व करता है और अपने एक्सेस पे भी रिवॉल्व करता है। जैसे मैं हैंड मूव कर रहा है ना, ये अपने एक्सेस पे भी मूव करता है। तो एक टाइम ऐसा होगा कि यहाँ पे सन है और ये मेरा हैंड का ये आगे वाला पार्ट, ये दोनों बिल्कुल सामने है। तो सन की जो सबसे ज्यादा रेज है वो इधर वाली साइड में आएगी ना, मेरे फिंगर्स की साइड, और जो इधर वाला पार्ट है इधर सबसे कम सन की लाइट जाएंगी। तो जो आगे वाला पार्ट है इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, पीछे वाले का टेम्परेचर कम हो जाएगा, होगा या नहीं? इधर वाले का टेम्परेचर अलग होगा, इधर वाले का टेम्परेचर अलग होगा। तो ये जो रिवॉल्व कर रहा है ना यहाँ पे अपनी एक्सेस पे भी और इसके चारों तरफ भी, इसकी वजह से क्या हुआ, जो मेरा पूरा प्लेनेट है, जो पूरा जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, उसमें अलग अलग बायोम्स बन गए हैं इसी की वजह से। मतलब हर जगह पे अलग अलग सीजन्स बन गए। जैसे अभी हमारे यहाँ पे नाइट हो रही है, अगर आप अमेरिका में जाके देखो अभी क्या टाइम हो रखा होगा, अलग टाइम होगा ना, हो रही होगी, है ना। ऐसे है हमारे यहाँ पे गर्मी है, कोई जगह ऐसी भी है जहाँ पे विंटर हो रही है इस टाइम पे, ये इससे भी ज्यादा गर्मी हो रखी होगी। मतलब अभी गर्मी तो अभी नॉर्मल वाला टेम्परेचर है, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, कहीं पे बहुत ज्यादा सर्दी होगी, कहीं पे स्नोफॉल हो रही होगी, होगा या नहीं होगा? सीजन्स डिस्टिंक्ट हो रहे हैं। तो अभी सपोज करो मैंगो ट्री ले लिया मैंने, मैंगो ट्री को ग्रो करने, मतलब मैंगो ट्री का जो क्रॉप है उसको ग्रो करने के लिए थोड़ा सा कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है मैंगो ट्री को, अच्छा बताओ?
वार्म टेम्परेचर हमारे यहाँ पे गर्मियों में आता है ना, वार्म टेम्परेचर। गर्मियों में मैंगो आता है। अभी एक चीज बोला जाता है कि जो मैंगो का ट्री है ना, वो कभी भी कनाडा में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि कनाडा में हमेशा सर्दी रहती है। कनाडा में सर्दी रहती है, कनाडा का जो टेम्परेचर कोल्ड है, इसलिए वहां पे कभी भी मैंगो ट्री नहीं पाया जाएगा। कोई एक ऐसा रीजन ले लो जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, डेजर्ट वाले। डेजर्ट्स पे प्लांट्स क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि वहां पे वाटर बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि टेम्परेचर हो गया और लाइट की इंटेंसिटी हो गया, इन सब चीजों से इफेक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट में। हो रहा है नहीं हो रहा है? इसकी वजह से मेरा जो अर्थ है पूरा, उस अर्थ में अलग अलग रीजन्स बन गए कि एक रीजन में बहुत ज्यादा सर्दी होगी, एक रीजन में बहुत कम होगी, एक रीजन में पानी ज्यादा होगा, एक रीजन में वाटरफॉल कम होगा। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही, बेटा वॉइस नहीं आ रही है क्या? मैम आ रही है। क्लियर है। रश्मि एक बार लीव करके वापस से रिज्वाइन कर लो ना बेटा, हो सकता है आपका नेटवर्क इशू है, आपने म्यूट वगैरह किया हो। तो सिर्फ इस लाइन का मतलब ये है कि जो सन के चारों तरफ हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है, उसकी वजह से अलग अलग हमारे बायोम्स बन गए हैं। एक क्वेश्चन हमेशा बायोम से आता ही आता है, हमेशा। These variations together with annual variation in precipitation, remember precipitation का मतलब होता है जब रेनफॉल और स्नो दोनों हो रहे होते हैं। अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम, जैसे कोई डेजर्ट, रेन, ये भी समझाऊंगी कैसे कैसे हो रहा है। ये वाला डायग्राम देखो जरा, इसमें क्या कर लो एक बार, अपनी एनसीईआरटी में लिख लो बच्चों, एनसीईआरटी में लिख लो। कैसे लिखोगे? ऐसे लिखो, एक लाइन डालो, बायोम इधर लिखवा देती हूँ, इधर लिखो टेम्परेचर और इधर लिखो प्रेसिपिटेशन। इस पे थोड़ा सा ज्यादा हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे ताकि आप लोगों को चीजें याद हो जाएं, ठीक है? पहला लिखो आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। डायग्राम से भी क्वेश्चन आ जाता है और डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर लिखो कोनीफेरस। कोनीफेरस के बाद आएगा हमारा ग्रासलैंड। ग्रासलैंड के बाद आएगा हम लोगों का डेजर्ट। फिर डेजर्ट के बाद लिखो टेम्परेट एंड टेम्परेट के बाद ट्रॉपिकल। ऐसे लिखना, मतलब जिस सीरीज में मैं लिखवा रही हूँ सेम सीरीज में लिखोगे तो याद करने में इजी रहेगा। जो आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा होता है ना बच्चों, उसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, -10 से 0 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। फिर जैसे जैसे आप कोनीफेरस में आओगे, कोनीफेरस का 0 से 15 होता चला जाएगा, ग्रासलैंड का 0 से 25 हो जाएगा। फिर डेजर्ट वाले में आपको पता है टेम्परेचर 5 से 20, और जितने भी हमारे टेम्परेट रीजन्स होते हैं उसमें 10 से 20। फिर ट्रॉपिकल में आओगे, ट्रॉपिकल का सबसे ज्यादा होता है 20 से 25। बताओ याद रहेंगे इस सीरीज में? यस मैम। चलो फिर लिखो इनका प्रेसिपिटेशन। आर्कटिक का प्रेसिपिटेशन होता है 10 से 100 सेंटीमीटर का। कोनीफेरस का कितना होता है? कोनीफेरस का होता है 50 से 200। ग्रासलैंड का होता है 50 से 100 सेंटीमीटर। डेजर्ट का होता है लेस देन 50। टेम्परेट का होता है 50 से 200 एंड ट्रॉपिकल का होता है 150 से 400। अब क्वेश्चन पूछ समझो कैसे आएगा। आपको एक डायग्राम दे दिया एंड डायग्राम देके सपोज करो ये नाम छिपा दिया, यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया। बताओ ए बी सी कौन है इसमें से? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। या फिर एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि सबसे लेस प्रेसिपिटेशन किसका है, यहाँ पे बताना जरा देख के, सबसे लेस प्रेसिपिटेशन किसका है? डेजर्ट। डेजर्ट। और सबसे ऐसे कोई से 2 बायोम्स बताओ जिनका सिमिलर प्रेसिपिटेशन है। कॉनिफेरस और टेम्परेट। कॉनिफेरस और टेम्परेट।
एक ऐसा मेरे को वो बताओ जिसका टेम्परेचर सबसे लीस्ट वेरिएबल है, लीस्ट वेरिएबल टेम्परेचर। हम डेजर्ट। लीस्ट वेरिएबल मतलब रेंज जो है ना टेम्परेचर बहुत शॉर्ट है, रेंज शॉर्ट है टेम्परेचर की। ट्रॉपिकल बेटा देखो, ट्रॉपिकल 25, यहाँ पे भी 10 का आर्टिक एंड अल्पाइन टंड्रा, यहाँ पे 20। अरे अरे सुनो, क्वेश्चन था लीस्ट वेरिएबल टेम्परेचर किसका है, किसका टेम्परेचर सबसे कम वेरी करता है। यहाँ पे पहले का देखो, अरेप्टिक और एल्पाइन का -10 से 0 होता है, मतलब -10 हो सकता है, -9, -8, -7, -6, -5 हो सकता है। कोनीफेरस का 0 से 15 हो सकता है, ग्रासलैंड का 0 से 25, डेजर्ट का 5 से 20, ट्रॉपिकल का 10 से 25, सॉरी टेम्परेट का, ट्रॉपिकल का 20 से 25। सिर्फ 5 वेरिएबल नंबर्स है ना इसके, बाकी सबके तो लीस्ट वेरिएबल टेम्परेचर में क्या लिखोगे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। आप देखो ना, यहाँ पे डायग्राम से भी दिख रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है यहाँ पे टेम्परेचर। ये रहा ना, ये वाई एक्सिस होता है ना और ये एक्स एक्सिस होता है। वाई एक्सिस पे ये भी पूछ लेते हैं, वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है। वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस पे प्रेसिपिटेशन है। कितनी वहां पे बारिश हो रखी है, प्रेसिपिटेशन का मतलब हिंदी में हम ऐसे समझते हैं कितनी बारिश होती है वहां। सबसे कम बारिश नॉर्मल सी लैंग्वेज है, कहाँ पे नहीं होती? रेगिस्तान डेजर्ट्स में नहीं होती बारिश, है ना। तो वही डेजर्ट का हो गया <50। मैम हम्म मैम वैसे इस चैप्टर से कुछ टॉपिक्स रिलेटेड है? नीट में नहीं मैम, सीपीयू। कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? मैंने चेक नहीं किया, बताओ मेरे को। मैम नहीं, 12th के लिए, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए। बेटा बोर्ड्स नहीं पढ़ रहे ना हम, तो नीट पढ़ रहे हैं, बोर्ड भूल जाओ। मैम ऐसे तो बोर्ड्स में स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट नहीं आएगा, है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म भी नहीं आ रहा, एनवायरमेंटल इशू भी नहीं आ रहा, वो भी चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को। मेरे को आप लोगों को बोर्ड्स में चाहे फेल हो जाओ मेरी साइड से, बस नीट में टॉप कर लेना, ठीक है। आप बोलोगे मैम बोर्ड्स में क्यों फेल करा रहे हो हमें, बिकॉज मैं आप नो मैम, सारे नीट की चैप्टर तैयारी हो जाएगी तो बोर्ड्स के लिए तो अपने आप ही हो जाएगी ना। ये हुआ ना लॉजिक। ऐसे भी बच्चे बोलते हैं ना कि बोर्ड बिना बोर्ड दिए कैसे दे सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, बोर्ड्स में चाहे आप 60% मार्क्स ले आना, और नीट में कितने, मतलब पास होना जरूरी है आपको, बिकॉज आप लोगों का ना, आप कहीं भी एमबीबीएस बेटा, आप ना 100% भी ले आओ बोर्ड एग्जाम में, और किसी एमबीबीएस कॉलेज में कोई से भी कहीं पे भी चले जाना, कोई नहीं एडमिशन देने वाला। दे सकता है एक भी कॉलेज आपको एडमिशन? नो मैम, मार्कशीट तो वैसे भी डीओबी के लिए काम आती है। बस मार्कशीट, इवन मेरी खुद की मार्कशीट 10th की 12th की एज इट इज रखी हुई है। कहीं पे जॉब के लिए भी अप्लाई करोगे ना, कोई नहीं पूछेगा 10th 12th की मार्कशीट आप लोगों से। मेरी एज में आओगे ना तब पता लगेगा कि मैम 10th 12th में मेहनत करनी ही नहीं चाहिए थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ना चाहिए था, बस ऐसे ही लगे रहते हैं हम लोग इतना सारा कंपटीशन में, कि मैथ्स भी पढ़े जा रहे हैं, पीसीबी वाले नीट देना है और मैथ्स की ट्यूशन लगा लगा के बैठे हैं, कोई वेब पढ़ रहा है, कोई होम साइंस पढ़ रहा है। ये सब टाइम वेस्ट है। जरूरी है सिर्फ पास होने के लिए इतना पढ़ो कि पास हो जाए, टॉप नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला है, अभी जो आप लोगों को ये जो टर्म 1 एग्जाम में इतनी सारा 20 डेज का गैप लिया ना, इतने गैप में ना मैं आप लोगों को पूरा इकोलॉजी करा देती। अभी आप लोगों के प्री बोर्ड्स होंगे तब आप लोगों को मैं छुट्टी नहीं दूंगी, आप लोगों के प्रैक्टिकल्स होंगे तब भी नहीं मिलेगा छुट्टी। बहाने से नहीं मारना, बहुत सारे बच्चों के बहाने आ रहे हैं मेरे पास कि मैम वो प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं हम लोगों के। बेटा प्रोजेक्ट में आप लोगों को 1 या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा कम मिल जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? उसकी वजह से आप अपने नीट के मार्क्स कम कर रहे हो। सिंपल सा बनाओ प्रोजेक्ट, सबमिट करो, छुट्टी। मैं समझ सकती हूँ, आपकी एज में मैं भी थी, मैं भी करती थी ये सारे काम। प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बनाना है ना, होता है ना कि वो क्लास में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट मेरा दिखना चाहिए। मैम मैंने तो सबमिट कर दिया। तो वही वाली चीज होती है, लेकिन उस टाइम पे हम लोगों को समझाता नहीं था ये वाली चीजें कोई भी, क्योंकि जब मैंने 12th किया था तब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कुछ होता नहीं था। अभी आप लोगों को समझाने के लिए मैं हूं ना, तो समझो आप बात को, नहीं तो मेरी एज में आने के बाद सच्ची में बहुत आप लोगों को रिग्रेट होगा कि हम लोगों ने क्यों इतना टाइम वेस्ट। मैम
हाँ जी, वैसे हम 12th में कितनी परसेंटेज चाहिए अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए? पास होना जरूरी है बस। 65% तक ले आना छुट्टी। 65% बहुत ज्यादा है। मैम आपके कितने आए थे नीट? मेरे नीट में मैंने एक बार नीट दिया है बस, और फर्स्ट मतलब उसमें आए थे मेरे आई गेस 450 या 428 के आसपास थे। फिजिक्स में कम रह गए थे, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ती थी, इसीलिए फिर मैंने छोड़ दिया कि यार फिजिक्स नहीं होगा मुझसे। चलो, बायोम वाला समझ में आया बच्चों? 3 क्वेश्चंस बताए मैंने बायोम से, लिख लो इन क्वेश्चंस को। क्या लिखोगे? लीस्ट प्रेसिपिटेशन लिखे किसी ने क्वेश्चन जब मैंने बोले थे ऐसे ही? याद हो गया। सिमिलर प्रेसिपिटेशन एंड देन लीस्ट वेरिएबल टेम्परेचर। ये मैंने आपको वो बताए हैं जो अब तक आया क्वेश्चन। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो द बेस्ट पार्ट इज आप लोगों को टेबल याद होनी चाहिए और ये डायग्राम्स आप लोगों को याद होने चाहिए कि कौन सा डायग्राम किसका है। जैसे देखो ये नैरो डायग्राम में डेजर्ट नैरो क्यों दिख रहा है? इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये इधर वाली लाइन हमारी बारिश वाली लाइन है। डेजर्ट में तो बारिश होती ही नहीं है, टेम्परेचर ही हाई होता है बस, इसलिए। और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या होता है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में टेम्परेचर ज्यादा वेरी नहीं करता, बारिश सबसे ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। 150 से 400। ऐसे याद करना है इसको। डेजर्ट और सिमिलर प्रेसिपिटेशन किस किस का था? टेम्परेट एंड कॉनिफेरस। लीस्ट वेरिएबल टेम्परेचर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। चलो ये हो गया, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा। अब यहाँ चलते हैं। Regional and the local variations within each biome lead to the formation of wide variety of habitats। मतलब अभी देखो ना, सपोज करो ये डेजर्ट वाले हैं, तो डेजर्ट वाले का जैसा इसका टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन है उसी के अकॉर्डिंग वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी देखने के लिए मिलेगी मेरे को, यस मैम। है ना? उसी के अकॉर्डिंग वहां पे वो कैक्टस वगैरह प्लांट्स मिलेंगे, मॉडिफिकेशन थोड़े रखते हैं उनके अंदर ताकि कम से कम वाटर हो। ग्रासलैंड वाले का जैसा इसका टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे को हैबिटेट्स मिलेंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया शॉन इन डायग्राम हम लोगों ने देख लिया। ऑन प्लेनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन अ फ्यू फेवरेबल हैबिट्स, मतलब सिर्फ कुछ ही फेवरेबल हैबिट्स में नहीं रहती लाइफ, लाइफ एक्सट्रीम और हार्श कंडीशंस में भी पाई जा सकती है। मतलब ऐसी कंडीशन जहां पे हम सोच भी नहीं सकते लाइफ हो सकती है, जैसे कि स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, मतलब राजस्थान डेजर्ट्स में जहां पे पानी बहुत कम है वहां पे भी पाया जाता है। रेन सोक्ड मेघालय, मेघालय फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा बारिश होती है, वहां पे भी हैबिटेट्स अलग अलग कम्युनिटीज पाई जाती हैं। डीप ओशन ट्रेकिस, मतलब जो ओशन का सबसे डीप पार्ट होता है वहां पे भी पाए जाते हैं। टोरेंशियल स्ट्रीम्स में भी लाइफ पाई जा सकती है। परमाफ्रोस्ट, स्नो लेडन पोलर रीजन, हाई माउंटेन टॉप्स, थर्मल स्प्रिंग्स, स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स, and to name a few। even our intestine, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी बहुत सारे माइक्रोब्स पाए जा सकते हैं। मतलब कहने का याद नहीं करना है चीजों को कि ये रेन सॉक्ड ये सब चीजें, सिर्फ बताया हुआ है कि लाइफ सिर्फ इन्हीं रीजन्स में नहीं पाई जाती, लाइफ वहां पे भी पाई जा सकती है जहां पे हम सोच नहीं सकते। What are the key elements that lead to so much variations in the physical and chemical conditions of different habitat? The most important ones are temperature, water, light and soil। अब यहां से पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो अभी एनसीईआरटी को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ टोटल एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। लिख लो पहले एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं हम लोगों के पास जो हम पढ़ेंगे, मतलब होते तो बहुत सारे हैं लेकिन पढ़ेंगे सिर्फ हम 4 फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, सेकेंड वन इज वाटर, देन लाइट
देन सॉइल। ये 4 फैक्टर्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। इनमें जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाला फैक्टर है वो होता है मेरा टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर ऐसा फैक्टर जो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है हम लोगों के ऊपर। तो फर्स्ट लाइन लिखो टेम्परेचर। सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर वेरी कैसे करता है। देखो लिखा हुआ ना, टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, अब टेम्परेचर वेरी कैसे करता है? इक्वेटर और पोल पता है आप लोगों को? जैसे ये मेरा अर्थ है, अर्थ पे ये इक्वेटर है, ऊपर टॉप पे 4। ये पोल है। तो जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल की साइड जाऊंगी ना, इक्वेटर से पोल की साइड जाऊंगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो पहली लाइन लिखना हाउ इट वेरी। अच्छा, आप लोगों के पास 12th क्लास का एग्जाम आइडिया है? बायोलॉजी का एग्जाम आइडिया? यस मैम, बायो का पीडीएफ तो होगा ना? यस मैम। एग्जाम आइडिया में से ना इस चैप्टर के नोट्स अगर बनाना चाहोगे ना, वहां से बनाना। बोर्ड एग्जाम्स के बेस से बता रही हूँ, बहुत अच्छे नोट्स हैं। इवन नीट के लिए भी बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं इसमें। देखो पहली चीज तो टेम्परेचर वेरी कैसे करेगा? जब आप इक्वेटर से पोल की साइड जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जब आप एक हाइट पे जाओगे, नीचे से आप पहाड़ पे चढ़े जा रहे हो ऊपर, तो तब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस विद हाइट। ये चीज क्लियर है? टेम्परेचर वेरी कैसे करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट होगा कि अगर सपोज मैं अपनी बॉडी पे देख, मेरी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाए, तो सबसे बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तो फीवर आता है। फीवर आता है तो डाइजेशन नहीं प्रॉपर हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि डाइजेशन के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जो एंजाइम्स होता है टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है, नहीं होता है? तो अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सबसे पहले उसके एंजाइम्स पे फर्क पड़ेगा ना। तो पहला पॉइंट, इट कैन अफेक्ट काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स की काइनेटिक्स को ये अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट ऑल्सो अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कोई प्लांट है जिसको हाई टेम्परेचर में ही ग्रो करेगा, अगर मैंने वहां पे लो टेम्परेचर दे दिया तो वो ग्रो नहीं करेगा, है ना। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सिर्फ अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही ग्रो करता है। इवन एनिमल्स भी वहीं पे सरवाइव करते हैं जहां पे उनका फेवरेबल टेम्परेचर पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल लिखो जरा, कैसे लिखो? पीछे वाला ये लिख लिया ना नोट्स आप लोगों ने? नो मैम, एक बार पीछे लिखो चलो। हो गया मैम। क्या एग्जाम्पल? पहला एग्जाम्पल होता है मेरा स्नो लियोपार्ड। स्नो लियोपार्ड कभी भी ना बोला जाता है केरला में नहीं पाया जाता। अब हम लोगों को पता है, नाम से ही पता चल रहा है। स्नो लियोपार्ड कैसे एरिया में पाया जाएगा? केरला में। अगर मैं केरला में, तो केरला में ले जाके बेचारा मर जाएगा केरला में। नॉट फाउंड इन केरला। क्यों? बिकॉज केरला में तो गर्मी होती है ना। ऐसी एक एग्जाम्पल है मेरे पास, ट्यूना फिश। ट्यूना फिश लियोपार्ड का मतलब क्या होता है? स्नो लियोपार्ड मतलब, लियोपार्ड एनिमल नहीं देखा बेटा आपने? चलो मैं आपको डायरेक्ट वो दिखा, उसका इमेज लेपर्ड है वो। लियो ना पोलर बियर्स होता है ना, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्यूना फिश। ट्यूना फिश क्या होती है? अगर आप उसको ट्रॉपिकल ओशियंस के पार नहीं, मतलब अगर आप ट्रॉपिकल रीजन्स तक देखो, ट्रॉपिकल रीजन्स तक वो मिलेगी, लेकिन ट्रॉपिकल ओशियंस की अगर दूसरी साइड आप देखोगे, ट्रॉपिकल ओशियन से बियॉन्ड आपको नहीं मिलने वाली कोई भी ट्यूना फिश। तो ट्यूना फिश
नॉट फाउंड बियॉन्ड ट्रॉपिकल ओशियन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल इसमें मैंगो ट्री। मैंगो ट्री हमारे यहाँ पे कब आता है? गर्मी वाले मौसम में ना। तो मैंगो ट्री कभी भी कहाँ पे नहीं पाया जाएगा? नॉट फाउंड इन कनाडा, बिकॉज कनाडा में सर्दी होती है, और यहाँ पे लिख लो केरला में वार्म होता है। लिखो इनको पॉइंट्स को जल्दी से। हो गया मैम। हो गया। फिर इसके बाद दो डेफिनेशंस और आप लोगों को यहाँ पे पढ़नी होती है। द फर्स्ट वन इज यूरीथर्मल एंड द सेकेंड वन इज स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल क्या होता है? यूरीथर्मल हमारे वो एनिमल्स होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। और स्टीनोथर्मल क्या होता है? कैन टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर अभी 20 है तो 20 से 23, 24, 25 तक टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन अगर मैंने 20 से अचानक से 30 या 35 कर दिया तो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। यूरीथर्मल वाले उसको टॉलरेट कर पाएंगे। ठीक है, कैन टॉलरेट नैरो रेंज ओनली। ये जो मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में लिखा है ना, वही एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है सब। लिखो जल्दी जल्दी से। हो गया मैम। डन मैम, लिख लिया। चलो अभी जरा एक क्वेश्चन मेरे को करके दिखा दो वाटर से पहले। एक बार और बैक स्लाइड दिखाना। ये देखो, ओके। या क्वेश्चन लिखो जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। इफ्रा कुछ डाउट है आपका? कीर्ति एनी डाउट? यस मैम। मैम मेरा ना एक मतलब माइंड में ना एक क्वेश्चन आया, वो मुझे ना डिस्टर्ब कर रहा है अभी तक। मैम जैसे आपने बोला कि हमें टेम्परेचर इफेक्ट करता है, एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी। मैम प्लांट्स को तो इफेक्ट कर रहा है, आई एग्री, बट मैम एनिमल्स को वो मतलब एक हद तक मैम ये होता है कि इस टेम्परेचर में रहना है। बाई चांस हम एक एनिमल को लेकर गए बाहर कहीं पर, किस हद तक उसे वो होगा, बट एक टाइम के बाद उसकी बॉडी भी तो वो टेम्परेचर को अडॉप्ट करने लग जाती है ना मैम। इनडायरेक्टली वो पूरी तरह तो टेम्परेचर नहीं इफेक्ट कर रहा ना। लेकिन अभी आप सपोज करो आपके पास कोई छोटे से डॉग है ना, आप उसको कहाँ पे शिमला में लेके गए, आपकी बॉडी तो अडेप्ट कर जाएगी इजीली, बिकॉज आप क्या हो, आप यूरीथर्मल हो। आपकी बॉडी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, जितने भी यूरीथर्मल्स होते हैं ना, हम सब मैमल्स आते हैं। अभी डॉग भी मैमल है, लेकिन हो सकता है उसका इम्यून सिस्टम वीक हो। यहाँ पे इम्यून सिस्टम वाला कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। इम्यून सिस्टम वीक है, आप अचानक से शिमला में जाके रहोगे, इफेक्ट आपको भी बढ़ेगा। हो सकता है अभी देखो ना, जैसे वेदर चेंज होता है तो आप लोगों को सर्दी, कोल्ड ये सब होने लग जाता है। तो क्यों होता है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर आपकी बॉडी को धीरे धीरे बोलते हैं ना कि अचानक से वेदर चेंज हुआ है तो तब ज्यादा लोग बीमार पड़ता है। जब धीरे धीरे होता है तब नहीं होता, बिकॉज जब वो धीरे धीरे होता है ना, हमारी बॉडी उसी टेम्परेचर को अडेप्ट करने लग रही होती है। मैम फिर भी वो टेम्परेचर पूरी तरह तो इफेक्ट नहीं कर रहा ना, मतलब एक एनिमल के सर्वाइवल को। हाँ, वो इसीलिए नहीं कर रहा है ना, बिकॉज हम लोग जितने भी है, हम लोग क्या है, वाइड रेंज टॉलरेट करते हैं। अभी जो ये हमारा स्नो लेपर्ड था, ये क्यों नहीं पाया जाता वहां पे? क्योंकि हमारा स्टीनोथर्मल होता है। जो एनिमल्स स्टीनोथर्मल होंगे
वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं टॉलरेट कर, मतलब वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे वहां पे, ये चीज। फिर मैम कैमल किस में आएगा हमारे में, वो स्टीरियो थर्मल में आएगा? वो यूरी थर्मल में आएगा कैमल। मैम बट वो तो मतलब उतनी रेंज नहीं कर सकता ना, मतलब अगर हम उसे कोल्ड में ले जाएं, मतलब ऐसा कोई टेम्परेचर, तो वो रह ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ मतलब नॉर्मल वार्म टेम्परेचर पे रह सकता है और ज्यादा हार्श पे भी रह सकता है, कोल्ड पे नहीं कैमल रहेगा। कैमल एक मैमल ही तो होता है ना, लद्दाख कैमल मैमल होता है ना, यस मैम। मैमल्स होता है, यस मैम। कैमल्स होता है। यस जैसे कि हमारे बैक्टीरियाज वगैरह होता है, इनको आप स्टीनोथर्मल में रख सकते हो। फ्रिज में फूड क्यों रखता है? बिकॉज वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना कर जाए, वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं टॉलरेट कर सकते, इसलिए वहां पे वो ग्रो ही नहीं करते। ओके मैम। तक कोई भी अगर अभी भी रह गया ना डाउट तो पूछ लो, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हो गया? ठीक है, चलो अब इन क्वेश्चंस को करो। of animals increase with when they become animal. ये How कौन रीड कर रहा है? is the सामिया, बेटा अनम्यूट करके रीड कर लो, ये भूल गए थे फिर आप अनम्यूट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने ना एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड किया तो डिलीट हो सकती है ये। डिस्ट्रीब्यूशन स्टीनोथर्मल टू यूरीथर्मल एंड यूरीथर्मल टू स्टीनोथर्मल। जल्दी जल्दी से आंसर बता दो। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इंक्रीज विथ, एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इंक्रीज होता है? मतलब एक एनिमल इस यहाँ पे भी रह रहा है, मतलब वो एक ही जगह पे बहुत सारे एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकता है? जब उनकी टेम्परेचर को टॉलरेट करने की पावर ज्यादा हो, तभी तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन इजीली हो सकता है ना। सपोज मैं हूँ कोई एनिमल, मैं कोल्ड में भी जाके रह सकती हूँ, वार्म में भी रह सकती हूँ, बहुत ज्यादा वार्म में भी रह सकती हूँ। कब? जब मेरी जो टेम्परेचर टॉलरेंस वाली पावर है वो ज्यादा हो, तभी ना, तभी तो मैं अलग अलग रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हूँ, राइट ना? तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, विद ग्लोबल वार्मिंग चेंजेस इन, अगर ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सपोज अभी मेरे वाला रीजन है, मेरे वाले रीजन में एनिमल्स रह रहे हैं जो नॉर्मल से टेम्परेचर रख सकते, लेकिन अचानक से मैंने टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा दिया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो क्या होगा? क्या करेगा वो? डिस्टर्ब कर देगा, एनिमल्स को अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएंगे। बस आए दोनों क्वेश्चन समझ में? कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसका? yes yes ma'am सबको ना, कोई ऐसा तो नहीं ना क्लास में चुपचाप बैठा है? अच्छा एक बार सबके सब बच्चे यस मैम बोलना, मैं चेक Yes, करती हूँ। yes, yes ma'am yes ma'am यस मैम। यस मैम। yes ma'am सुप्रिया, सुप्रिया वंश, yes ma'am साइमा, साइमा अली, सानिया सलमानी, पिंकी कुमारी, निमिषा, हर्षिता शर्मा, हर्षित शर्मा और हर्षिता, दिव्या। बेटा क्लास में बोला करो, क्लास में बोलोगे तभी तो मेरे को पता चलेगा ना, ये बच्चे हैं क्लास में, इन बच्चों का ये लेवल है पढ़ने का। आप लोगों को पता है क्रैश कोर्स बनने लग रहा है हम लोगों, आप ही लोगों के लिए। एंड क्रैश कोर्स में ना मैंने सिर्फ उन बच्चों को रखा है जो मेरी क्लास में बोलते हैं अच्छे से, जो क्लास में अच्छा पार्टिसिपेशन दिया, मतलब जिन बच्चों के मेरे को नाम याद थे, मैंने उनको फटाफट से पिक कर लिया लिस्ट में से और उनको बोल दिया टीम को कि ये 25 स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे को क्रैश कोर्स में चाहिए।
अब आप बोलोगे क्लास में तभी तो मेरे को आप लोगों का नाम याद है, तभी तो मेरे को पता चलेगा ना कि हाँ पोटेंशियल स्टूडेंट्स अच्छा अच्छा रिजल्ट दिखा सकता है। इफ्रा कब से स्टार्ट है बेटा? प्लान तो यही है मंडे से स्टार्ट हो जाए, बट अभी ना व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बनाने बाकी हैं। चलो ये हो गया हम लोगों का। अब हम चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट आता है बच्चों वाटर का, कि आखिरकार अब वाटर हम लोगों को कैसे अफेक्ट करेगा। तो वाटर आप लोगों को पता है वाटर किस लिए जरूरी होता है? रिक्वायर फॉर लाइफ। लाइफ को मेंटेन रखने के लिए वाटर जरूरी है। एंड इवोल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो लाइफ है वो सबसे पहले इवॉल्व भी वाटर में ही हुई है। बेटा क्रैश कोर्स सबको चाहिए है ना, लेकिन आप लोग टेस्ट नहीं देते हो। पता है हम लोगों ने जब भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया ना, मेनली स्टूडेंट्स को मैंने पिक किया है, और बाकी हम लोगों ने लिस्ट में उन स्टूडेंट्स को पिक किया जिन्होंने अब तक सारे टेस्ट दिए हैं। जो बच्चे सारे टेस्ट दे रहे हैं डेली क्लास में आ रहे हैं, बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा, शायद आप लोगों ने सेशन अटेंड किए होंगे अभी, जो हम लोगों ने शायद एक दिन सेशन लिए थे पूरा दिन, उसमें आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का अटेंडेंस कितना है, आप लोगों का टेस्ट स्कोर्स कितना है। तो बहुत चीजें मैटर करता है, आपके एक एक दिन का अटेंडेंस हम लोगों के पास नोट डाउन है। तो लाइफ इवॉल्व हुई है सबसे पहले वाटर में। अभी वाटर सबसे पहले किसको अफेक्ट करता है? प्लांट की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, नहीं करता है? यस मैम करता है। प्लांट की प्रोडक्टिविटी के लिए मेरे को वाटर की रिक्वायरमेंट है सबसे ज्यादा अमाउंट में, है या नहीं है? अभी अगर मैं बात करती हूँ डेजर्ट प्लांट्स की, अब डेजर्ट प्लांट्स के पास वाटर तो होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट में रहने वाले प्लांट, उनके पास एक स्पेशल एडेप्टेशन होता है टू कंजर्व देयर वाटर। ये होता ना? यस मैम। ठीक है, स्पेशल एडेप्टेशन प्लान होता है मैम टू कंजर्व वाटर। वाटर को अडेप्ट करने के लिए स्पेशल वाटर को कंजर्व करने के लिए स्पेशल एडेप्टेशन की जरूरत पड़ती है। अगर मैं बात करूं, ये तो देखो प्लांट्स को भी वाटर चाहिए, डेजर्ट प्लांट्स को भी चाहिए। जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके लिए क्या वाटर मैटर करता है? पॉलिनेशन के लिए भी वाटर की जरूरत होती है। उनके लिए वाटर मैटर करता है, बिकॉज पहली चीज तो है कि अगर वाटर नहीं होगा तो एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और मतलब उनके लिए वाटर की क्वांटिटी भी मैटर करती है एज वेल एज वाटर की क्वालिटी भी मैटर करती है ना? यस मैम। क्वालिटी ऐसे मैटर करती है, सपोज करो मेरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल जिस वाटर में रह रहा है उस वाटर की पीएच मैंने अचानक से बढ़ा दी। अब मैं पीएच बढ़ा दूंगी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वाटर पे, उनकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा एनिमल्स की। पीएच बढ़ा दी, या मैंने क्या करा, डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गई मेरी वाटर की, है ना? डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गई, डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गई, इसका मतलब बीओडी बढ़ गया ना? यस मैम, सर्वाइव इसमें इफेक्ट करेगी वो उनको, तो तब भी मेरा एक्वेटिक एनिमल्स पे फर्क पड़ेगा। मैंने वाटर के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, मतलब वाटर को सेलाइन ज्यादा बना दिया, तब भी फर्क पड़ेगा। वाटर के अंदर मिनरल्स का चेंज कर दिया, तब भी फर्क पड़ेगा। तो मतलब वाटर तो इफेक्ट डाल ही रहा है एनिमल्स पे, वाटर की क्वालिटी कैसी है वो भी इफेक्ट डाल रहा है हमारे बायोटिक फैक्टर्स पे, है ना? चीज समझ पा रहे हो? यस मैम। अब इसी में ही एक चीज आपको याद रखनी है, सैलिनिटी वाला कंसेप्ट। यहीं पे लिख दूं क्या नीचे? चलो यहीं पे लिख देती हूँ बच्चों, जो मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ ना साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख लेना अपने पास। सैलिनिटी, तो अगर मैं सैलिनिटी की बात कर रही हूँ, सैलिनिटी अगर मैं बात करती हूँ फ्रेश वाटर की, कि मेरा जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर कितना सॉल्ट है, उसके अंदर हम बोलते हैं लेस देन 5 पीपीटी फ्रेश वाटर। पीपीटी मतलब पार्ट्स पर 1000, पीपीटी पार्ट पर 1000 फ्रेश वाटर के पास सलाइन होता है। अगर मैं बात करूं मैराइन वाटर की, मैराइन वाटर के पास होता है 30 से 35 पीपीटी, और सबसे ज्यादा होता है मेरा डेड सी में, डेड सी में होता है मोर देन 100 पीपीटी।
अभी सेलाइन कैसे एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी को अफेक्ट करेगा वो भी समझाती हूँ। लिख लिया इतना? यस यस मैम। अगर लिख लिया है तो जरा यहाँ पे आ जाओ। मैम एक बार पीछे दिखाइए लास्ट साइड। हो गया? नहीं। फ्रेश Yes, ma'am. लेस देन 5 Yes. पीपीटी, और पीपीटी को लिख लेना ब्रैकेट में बना के पार्ट्स पर 1000। चले आगे? यस मैम। चलो, तो हाँ मैं क्या बताया बच्चों, देखो 3 टाइप के सॉल्यूशंस होता है हमारे पास। हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक। आइसोटोनिक को तो अभी भूल जाओ, आइसोटोनिक का कुछ नहीं है। हाइपोटोनिक, देखो टॉनिक का मतलब होता है सॉल्ट, सॉल्ट या कोई सॉल्यूट या कुछ भी चीज हो जो लो अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसको बोलता है सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उसको बोलता है सॉल्वेंट। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सोल्यूशन बनाता है, नहीं बनाता है? यस मैम। हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब लो, टॉनिक मतलब सॉल्ट। सॉल्ट कम है तो वाटर ज्यादा होगा ना? यस मैम। यस वाटर, सॉल्ट कम है वाटर ज्यादा है। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक मतलब हाई सॉल्ट लो वाटर। और आइसोटोनिक में तो दोनों चीजें इक्वल इक्वल हो गई। मेरी एक फिश है, सपोज करो मेरे पास एक फिश है जो अभी फ्रेश वाटर में रह रही थी। अभी मैंने क्या किया, उसको फ्रेश वाटर से उठा के मैराइन में शिफ्ट कर दिया। अभी मैराइन वाला जो वाटर होता है, मैराइन वाला वाटर होता है हाइपोटोनिक, सॉल्ट ज्यादा होता है ना समुद्र के पानी में। यस मैम। अभी Yes, ma'am. मेरी जो फिश है, फिश को मैंने भेज दिया कहाँ पे, चलो एक अच्छी सी फिश बना देते हैं। ये रही फिश को मैंने मैराइन में शिफ्ट मार दिया। अब मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो इसकी वजह से बाहर हाइपोटोनिक हो गया, अंदर मैम हाइपर होगा। मैम हाइपर होगा। मैम हाइपर होगा ना? हाँ सॉल्ट है। या हाइपर होगा, सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट ज्यादा है ना, सॉल्ट ज्यादा है तो हाइपर होगा। हाइपर हुआ, हाइपरटोनिक। और अब ये बाहर वाला हाइपरटोनिक हो गया तो फिश की अंदर वाली बॉडी कैसी हो गई, हाइपो हो गई। तो अब इस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैंने फिश को फ्रेश वाटर से मैराइन में शिफ्ट किया तो? वाटर हमेशा कहाँ से, वाटर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, हाइपरटोनिक में वाटर की क्या है, लो कंसेंट्रेशन है, और हाइपो यहाँ पे वाटर की हाई कंसेंट्रेशन है। तो इसका मतलब ये होगा कि फिश की बॉडी से वाटर बाहर आने लग जाएगा, है ना? यस मैम। फिश की बॉडी से वाटर बाहर आने लग जाएगा। अब ये वाटर बाहर आने लगेगा इसकी बॉडी से, तो इसका मतलब ये यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। यही होगा ना कंसेप्ट। मैंने अगर मैराइन से उठा के फ्रेश वाटर में करूंगी तब भी, तो इसका मतलब सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर मैं फ्रेश वाटर से किसी फिश को ट्रांसपोर्ट करूं मैराइन में तो उस फिश को कैसी प्रॉब्लम फेस होगी। कैसी प्रॉब्लम फेस हुई यहाँ पे इसको, वाटर लॉस होगा मैम उसकी बॉडी के वाटर लो होगा। ऑस्मोटिक प्रॉब्लम ही तो बोलता है ना इसको। यस मैम। ऑस्मोटिक Yes, प्रॉब्लम इसको फेस होगी। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अभी एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। किसके पास होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल? जैसे कि यूग्लिना एग्जांपल ले लो, ये मेरे पास यूग्लिना है, यूग्लिना की बॉडी में ऐसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो इसका ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है इसका ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन करने में। अब क्या हुआ कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या है, अभी मैंने क्या करा, यूग्लिना को उठा के वही मैराइन वाटर में डाल दिया, या फिर मैं इस बार इसको क्या करा, मैंने फ्रेश वाटर में रख दिया। अब फ्रेश वाटर में रखा तो इसका मतलब ये बाहर से वाटर इसकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है। अभी बाहर से वाटर एंटर हो रहा है तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करेंगे, सबसे पहले वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, सारा वाटर इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया।
और एब्जॉर्ब करके फिर बाहर थ्रू आउट कर देता है। वाटर बॉडी के अंदर आया, बॉडी से बाहर को फिर वाटर, मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का सिर्फ काम क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखना। तो अब देखो वाटर कैसे बायोटिक एनिमल्स की लाइफस्टाइल को चेंज कर रहा है, उनकी एक्टिविटीज को भी अफेक्ट कर रहा है। कंसेप्ट ये बहुत अलग है, लेकिन रिलेशन वाटर से है या नहीं है, कैसे एक बायोटिक एबायोटिक दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको यहाँ पे। यस मैम। तो यही होता है बच्चों की वाटर कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, कैसे अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये चीज हम लोगों को याद रखनी है। तो वाटर मैंने आप लोगों को बोला, पढ़ना जरा एनसीईआरटी क्या लिखती है। वाटर इज अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ, जो हमारी लाइफ है, वो सबसे पहले वाटर में इवॉल्व हुई है और बिना वाटर के लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती। इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड। डेजर्ट प्लांट में इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, इसीलिए डेजर्ट प्लांट्स ने अपने अंदर कुछ एडेप्टेशंस कर लिए हैं। दैट ओनली स्पेशल एडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिजम्स टू लिव देयर। वहां पे ऑर्गेनिज्म रह पाते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ स्पेशल एडेप्टेशंस है। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज आल्सो हेवीली डिपेंडेंट ऑन वाटर। एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन और उनका कितने ज्यादा वो आपको प्रोडक्ट बना के देंगे, वो भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वाटर। देखो सारी लाइंस लिखवा दिया ना मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी की। यू माइट थिंक दैट organism living in ocean, lake, river should not face any water related problem। आप लोगों को ये लगता होगा अब तक कि अगर ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर रह रहा है तो उसको वाटर वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम होगी। कैसे? क्वालिटी ऑफ वाटर से, कि अगर वाटर की क्वालिटी चेंज होगी तो उनकी लाइफ भी अफेक्ट होगी। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी में क्या, वाटर की कंपोजिशन, वाटर का पीएच, वाटर की सैलिनिटी और डिसॉल्व ऑक्सीजन, सारी चीजें ना, और वाटर बिकम्स इंपॉर्टेंट। वहां पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन को हम कैसे बोलते हैं, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन को बोलता है वर्ड सैलिनिटी, उसको मेजर करता है पीपीटी में, जो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। फ्रेश वाटर की लेस देन 5 होती है, सी की कितनी होती है 30 से 35, सी और मैराइन, ये देखो। एंड हाइपर सेलाइन मतलब डेड सी, इसकी होती है मोर देन 100। Some organisms are tolerant of a wide range of salinities, जो आपके wide range of salinity को tolerate कर सकते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे यूरीहेलाइन, और जो नैरो को करेंगे उसको करेंगे स्टीनोहेलाइन। ये 2 लाइन को ऐड कर लेना बस यहाँ पे, जैसे यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल था ना, ऐसे यहाँ पे यूरीहेलाइन और स्टीनोहेलाइन। Many freshwater animals cannot live for long in sea water, में नहीं रह सकते फ्रेश एनिमल, और फ्रेश सी वाले फ्रेश में नहीं रह सकते। क्या प्रॉब्लम उनको फेस होगी? ऑस्मोटिक प्रॉब्लम फेस होगी। यही क्वेश्चन आप लोगों से नीट में पूछ लेता है। सिंपल बच्चों? यस मैम। चलो फिर आता है लाइट वाला पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। ओके मैम। आज इतना ही रखो, ये तो बड़ी माइंड में बहुत खिंची